हेलो बच्चों, हम लोग अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से इन यौगिकों की क्रिया का संतुलित समीकरण लिखना सीख चुके हैं। एकदम उसी तरह से इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। उसकी जगह पर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया निम्नलिखित से होती है। फर्स्ट ऑक्सैलिक अम्ल, सेकंड अम्लीय फेरस सल्फेट, थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, फिफ्थ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये प्रश्न आता है तो बच्चों उसी तरह से कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। उसी तरह से हम संतुलित समीकरण देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान पूर्वक समझिए। और मेरा अनुमान है यदि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट पर नहीं आया तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट पर भी आ सकता है। तो इसलिए दोनों तैयार कीजिएगा ताकि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधि या उनके समीकरणों पर आधारित कोई प्रश्न आता है वह परीक्षा में छूटे ना। तो आइए देखिए कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया। बच्चों अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया वाला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो वहां समझाए हैं क्या कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाए या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाए, इसका मतलब हुआ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में तम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला हुआ है। इसलिए प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की तम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सैलिक अम्ल से क्रिया होती है। इसका संश्लेषण कर लीजिए, बात वही हुआ। तो कैसे करेंगे, पहले हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखेंगे। अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है बच्चों, ये पोटेशियम के पर 1 पॉजिटिव चार्ज, डाइक्रोमेट Cr2O7 पर 2 नेगेटिव चार्ज, Cr2O7 पर 2 नेगेटिव चार्ज एक डाइक्रोमेट होता है। तो 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा K2Cr2O7 और इसकी क्रिया तम सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, H2SO4 से होती है। तो क्या बनेगा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट वाला सीखे हैं एकदम वैसे इसको करना है। बस यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पोटेशियम वहां भी बताया गया है कि K पर 1 धनावेश होता है, O पर 2 ऋणावेश होता है, लेकिन Cr क्रोमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बच्चों इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 भी होता है, +3 भी होता है। लेकिन यहाँ Cr जो होगा, यहाँ क्रोमियम जो होगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, इसका जो कन्वर्ट होगा वो क्रोमिक, ये क्रोमस और क्रोमिक दो में होता है तो क्रोमिक में कन्वर्ट होगा। Cr पर 3 धनावेश, Cr पर 3 धनावेश। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट में से पोटेशियम जो कंपाउंड बनाएगा, Cr जो बनाएगा, उस वहां उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी बच्चों, ये रहेगा, ये दिमाग रखेंगे। और ये तम सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहां बता चुके हैं कि हाइड्रोजन धनायन और सल्फेट ऋणायन से मिलकर बना होता है, ये तो जानते ही हैं कि NO4 में भी ऐसे ही बताया गया था। अब क्या होना है, एकदम उसी की तरह है, पोटेशियम धनायन सल्फेट ऋणायन से कंबाइन होगा, पोटेशियम धनायन सल्फेट ऋणायन से कंबाइन होगा, एक धनावेश 2 ऋणावेश से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा K2SO4। K2 2 का यहाँ बड़ा हो गया, एक का बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, K2SO4 बन गया। इसी तरह से बच्चों Cr पर 3 धनावेश है और ये कंबाइन होगा SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज से। अब कहोगे सल्फेट यहाँ एक ही है, ऐसी बात नहीं है।
तब सल्फ्यूरिक एसिड की जो मात्रा यहाँ ली जाएगी उसमें सल्फेट आयनों की संख्या बहुत होती है, बहुत होगी। तो उनमें से एक आयन इससे कंबाइन होगा और दूसरा आयन इससे कंबाइन होगा। यहाँ Cr पर 3 धनावेश है, SO4 पर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा बच्चों 2 का यहाँ पूरा 3 का यहाँ हुआ, इसको कहेंगे क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 का थ्राइस, ये बन गया क्रोमिक सल्फेट। और अब इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ देखिए H प्लस है और O पर 2 नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। प्लस और क्या बनेगा, अब जरा इसको संतुलित करके देखिए। पहली बात, अब संतुलित करने का तरीका KMnO4 वाले में बताए थे, यहाँ भी बता देते हैं, जिसको हम अनुमान विधि कहते हैं, अनुमान विधि। और इस अनुमान विधि में किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो बताए थे कि पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेप क्या है, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बच्चों ये है अनुमान विधि। तो चलिए इसका हम यहाँ सहारा लेते हैं। पोटेशियम यहाँ 2 परमाणु, यहाँ भी 2 है, वैलेंस है। Cr यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, वैलेंस है। तो मेटल तो वैलेंस हो गया, नॉन मेटल बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर। तो देखिए सल्फर है, 3 सल्फर यहाँ और एक यहाँ 4 सल्फर है, इसमें देखिए बच्चों एक है तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, तो सल्फर बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8 यहाँ है, और यहाँ देखिए तो हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ 7 है, 4 चौक 16, 16 7 हो गया 23, और इस साइड में देखिए 4 तिया 12, 4 16, 4 20, 20 3 23। तो बच्चों यहाँ 3 नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। कितना नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, 3। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए सभी में प्रयोग होगा, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। वीडियो को आगे पीछे देख करके इसको बढ़िया से जान लीजिएगा कि कैसे कंबाइन होकर के सब बन रहे हैं। अब इसके बाद अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जब ऑक्सैलिक एसिड से होता है तो हम KMnO4 वाले में बताए थे, यहाँ भी बता देते हैं, ये सब कैसे नवजात ऑक्सीजन द्वारा ये सब कैसे ऑक्सीकृत होते हैं। पहली बात जान लीजिए, ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C2O4 ये कन्वर्ट होगा CO2 में। दूसरा अम्लीय फेरस सल्फेट क्या होता है ये भी बताया गया था, FeSO4 और इसमें मिला देंगे डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट। तो ये कहलाएगा अम्लीय फेरस सल्फेट और ये कन्वर्ट होगा फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 का थ्राइस। और बच्चों तीसरी बात, तीसरा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों पहले यहाँ जो जल बना है इस जल में घुल जाएगा, बना लेगा सल्फ्यूरस एसिड, और वो सल्फ्यूरस एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। और चौथी बात है बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कन्वर्ट होगा सल्फर में। और पचनी बात है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, ये कन्वर्ट होगा O2। ये बात हम जब पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया हो रही थी वहां भी बताए थे और यहाँ भी बता दिए। तो इस समीकरण को कैसे प्राप्त किया गया है, अनुमान विधि का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, और ये चाहे ऑक्सैलिक एसिड हो, चाहे अम्लीय फेरस सल्फेट हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस हो, ये नवजात ऑक्सीजन द्वारा, किसके नवजात ऑक्सीजन, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, उसके नवजात ऑक्सीजन द्वारा किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चों, इसको हम याद कर लेंगे। यदि यह याद कर लेंगे तभी काम चलने वाला है।
तो आइए अब हम फर्स्ट का आंसर देखिए कैसे लिखते हैं। एक समीकरण को लिख दिए। अब दूसरा ऑक्सैलिक एसिड है, ये बताया गया वहां भी था, यहाँ भी हम बता रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इस ऑक्सैलिक एसिड को बच्चों ये नवजात ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट करेगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ हम CO2 लिख लेंगे। प्लस और क्या बनेगा, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाएगा, H2O बन गया। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो यही हमारे विधि का प्रयोग करेंगे। मेटल इसमें तो है नहीं, नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर देखिए कार्बन है 2 परमाणु, तो यहाँ हम 2 का उपयोग कर लिए। और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन चेक कर लीजिए 4 1 5 2 3 4 1 5 सब संतुलित है। अब बच्चों हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ते समय ध्यान देंगे यहाँ 3 नवजात ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ एक ही है, वो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस पूरे समीकरण में हम 3 का गुणा कर दें, यहाँ 3 और बच्चों यहाँ भी हम 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 3। इस तरह से नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। और अब दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे तो हो गया K2Cr2O7 प्लस A4H2SO4 प्लस 3H2C2O4। और बच्चों इधर बना क्या रहा है, K2SO4 प्लस करके यहाँ लिख रहे हैं Cr2SO4 का 28 प्लस क्या बन गया 4 वाटर यहाँ और 3 यहाँ मिलकर हो जाएगा 7H2O प्लस 3 दूनी 6 CO। इस प्रकार जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया ऑक्सैलिक अम्ल से होती है तो ये संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। बच्चों इसमें निकालने में कुछ कठिनाई नहीं है, ये KMnO4 वाला बढ़िया से समझ लिए तो और आसान हो जाएगा, नहीं उसको समझे तो इसको समझ लीजिए, उसको बाद उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कुछ नहीं करना है, केवल इसी को हटाना है और ये वाला इक्वेशन तो वही रहेगा जैसे KMnO4 में था। तो अब हम रिएक्शन कर रहे हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया, अम्लीय फेरस सल्फेट की अम्लीय फेरस सल्फेट से क्रिया। ये वाला इक्वेशन तो वही रहेगा, अम्लीय फेरस सल्फेट बच्चों यही फेरस सल्फेट में H2O4 मिला दिया है तो फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2SO4 ये हो गया अम्लीय फेरस सल्फेट। और इसको नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट करेगा। लिख दिए। अब बच्चों इसको संतुलित कर लीजिए। पहले मेटल को देखिए, यहाँ Fe 2 परमाणु है और यहाँ Fe1 है, 2 परमाणु कर लिए। मेटल के बाद नॉन मेटल देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फर मिल रहा है, 3 सल्फर यहाँ देखिए बच्चों, 4 ऑक्सीजन तो 4 यहाँ 12 है, लेकिन सल्फर 3 नहीं है, 3 सल्फर यहाँ है और 2 एकम 2 प्लस 1 3 यहाँ भी है, बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन चेक कीजिए, 4 दूनी 8 4 12 1 13 और 1 4 यहाँ 12 हो गया। अब ये घट रहा तो क्यों, ये बच्चों अभी हाइड्रोजन है वो कंबाइन होकर के जल तो बनाएगा, ये भी हमको लिखना है। तो H2O यहाँ लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बच्चों अब क्या करेंगे, 3 नवजात ऑक्सीजन यहाँ मिल रहा था ना, तो जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे इस दूसरे समीकरण में कुल सभी जगहों पर 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का। इस तरह से नवजात ऑक्सीजन इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को जोड़िए, ये हो गया K2Cr2O7 प्लस 4H4 यहाँ 3 मिलकर के हो गया 7H2SO4 प्लस 3 दूनी 6 6FeSO4। और बच्चों ये बना क्या रहा है, ये बना रहा है K2SO4 प्लस
Cr2SO4 का थ्राइस प्लस 4 वाटर यहाँ 3 यहाँ मिलकर के हो जाएगा 7H2 और प्लस 3Fe2SO4 का थ्राइस। इस तरह से जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया अम्लीय फेरस सल्फेट से होती है तो ये संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की 4 नहीं बल्कि अभी थर्ड, इसके बाद हम लोग थर्ड करेंगे। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। बस इस सिस्टम को हटाइए। सारा तरीका वही है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस को जब इसमें मिलाएंगे बच्चों, ये पानी से पहले संयोग कर लेगा SO2 प्लस H2O और कन्वर्ट हो जाएगा H2। देखिए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में मिलाएंगे तो यहाँ जो क्रिया से जल बना उसमें घुल जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड में, और उस सल्फ्यूरस एसिड को नवजात ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है, जो मिल रहा है वो कन्वर्ट कर लेगा H2SO4। बस, और ये संतुलित है। 3 नवजात ऑक्सीजन है मिल रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए पूरे समीकरण में 3 टुकड़ा कर लेंगे। यहाँ भी 3 टुकड़ा करेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब ये कैंसिल हो गया इससे। अब दोनों समीकरणों को जोड़िए, ये हो गया K2Cr2O7 प्लस यहाँ है 4H2SO4 है और यहाँ 3H2SO4 है, तो बच्चों ये इधर आएगा तो H2SO4 केवल बचेगा। ये इधर आया, यहाँ 4 यहाँ 3 इधर आया तो H2SO4 केवल बचा, और यहाँ प्लस हो जाएगा 3SO2 और ये 3H2O यहाँ है बच्चों, और यहाँ देखिए 4 है, ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस नहीं इस साइड में बनेगा, इस साइड में H2O यहाँ लिख देंगे। यहाँ जरा देखिए एक बार और, K2Cr2O7 लिख चुके हैं, 4H2SO4 ये इधर आया तो H2SO4 यहाँ एक बचेगा, 3 हट जाएगा, 3SO2 ये हो गया और ये चला गया इस साइड में तो एक बच गया, इधर का सब खत्म हो गया। अब इस साइड में ये तो लिख चुके हैं, यहाँ है लिखेंगे प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस, और ये तो हम लिख चुके हैं, ये उधर चला गया है। इस तरह से ये संतुलित समीकरण प्राप्त हुआ। जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से होगी, क्या प्राप्त होगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2 gives H2O प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस, ये प्राप्त होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो बच्चों इसमें भी कुछ करना नहीं है, ये KMnO4 वाला पहले सीख चुके होंगे, एकदम आसान होगा। नहीं सीखे हैं तो इसको मन लगाकर सीखिए, दोनों जब देखेंगे तो एकदम आसानी से समझ लेंगे। तो ये वाला स्टेप तो वही रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, बस दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट होगा, यहाँ H2S लिखेंगे, और H2S को कौन सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है, नवजात ऑक्सीजन सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके बच्चों जल तो बनाएगा ही बनाएगा। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, एक सल्फर 2 बैलेंस है,
नवजात ऑक्सीजन यहाँ 3 है, इस पूरे समीकरण में बच्चों 3 का गुणा कर दीजिए, 3 यहाँ कर दीजिए, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 यहाँ। ये 3 नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। पूरे समीकरण को अब जोड़ दिए, दोनों समीकरणों को जोड़ लीजिए। यहाँ बच्चों है K2Cr2O7 प्लस यहाँ 4H2SO4 प्लस यहाँ बचा 3H2S और ये बना क्या रहा है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस। SO4 का थ्राइस, Cr2SO4 का थ्राइस, ये हो गया। और ये 4 और 3 मिलकर के 7 हो गया प्लस 7H2O और प्लस 3S। इस तरह से बच्चों जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है तो क्या बनेगा K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2S gives K2SO4 प्लस Cr2SO4 thrice प्लस 7H2O प्लस 3S, ये संतुलित समीकरण प्राप्त होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये 4 हो गया, 5 की तरफ चलते हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कुछ नहीं है, ये भी इसी तरह से कर लेंगे। ये वाला समीकरण तो ऐसे ही लिखेंगे। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दिमाग में रखेंगे कि ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। H2O2 को नवजात ऑक्सीजन जो ये है वो कन्वर्ट करेगा किसमें, ऑक्सीजन में। और क्या बनेगा, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो नवजात ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के जल बनाएगा। बच्चों यहाँ देखिए बैलेंस है कि नहीं है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 1 3 3 बैलेंस है। नवजात ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी पूरे समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 कर लेंगे, यहाँ भी 3 कर लेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। पूरे दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 प्लस 3H2O2 और ये तो कैंसिल हो गया है। इस साइड में बन रहा है K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस प्लस 4 वाटर 3 मिलकर के हो गया 7H2O प्लस 3O2। बच्चों इस तरह बनाइए, 3 यहाँ रख लगे 3O। इस तरह से संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। तो यदि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला दोनों वीडियो देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और इन दोनों में से बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी पर प्रश्न जरूर आएगा। तो बच्चों इसको ध्यानपूर्वक समझिए, बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिए ताकि बोर्ड परीक्षा में इस पर आया हुआ कोई शब्द ना छूटे। धन्यवाद।